गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम की भी अगर बात की जाए तो अच्छी और नई जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज खासतौर से खेती किसानी में आपको हम जानकारी देंगे अंगूर के प्रसंस्करण के बारे में। साथ ही हमारा पशुधन में बात होगी, जो दुधारू पशुओं के नवजात बच्चे हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है। और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्ता की। और आज आपके लिए दास्ता हम लेकर आए हैं हरियाणा के एक सफल किसान की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देते हैं अंगूर के प्रसंस्करण के बारे में। जी हाँ, अंगूर अपने आप में एक ऐसा खास फल जिसकी लगातार ना सिर्फ जो उत्पादकता है वो भी बढ़ती नजर आ रही है, अलग अलग उन्नत किस्में भी हमारे किसानों के पास हैं और एक अच्छे स्तर पर हमारे किसान इसकी खेती करते हैं। लेकिन जब कभी कभी नुकसान की संभावना आ जाती है या ऐसी परिस्थिति हमारे सामने होती है, तब हमारे पास विकल्प होता है प्रसंस्करण का। और आपको बता दें, अब हमारे किसान जो हैं अंगूर के ज़रिए किशमिश के उत्पादन में भी जुड़ चुके हैं। इसके ज़रिए किस तरीके से ना सिर्फ मुनाफे की मिठास को वो चख रहे हैं, बल्कि कैसे अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। और आप भी इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हमारे देश में अंगूर की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में की जाती है। हालांकि वैसे तो इसकी खेती देश भर में की जा सकती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय इलाकों में अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसीलिए तो इन राज्यों में कुल उत्पादन का करीब 95% हिस्सा मिलता है। अमूमन अंगूर की खेती ताजे फलों के लिए की जाती है, लेकिन बाजार व्यवस्था को समझते हुए किसान अब इसके प्रसंस्करण की तरफ ज्यादा कदम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो कुल उत्पादन के करीब 28% अंगूर से किशमिश बनाई जा रही है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2018-19 में अलग अलग देशों में 110,000 टन अंगूर का निर्यात किया गया। अंगूर की खेती से जुड़े किसान कई समस्याओं का सामना करते हैं। असमय बारिश और बाजार में गिरते अंगूर के दाम माथे में चिंता की लकीरें ले आते हैं। ऐसे में किसानों ने भी सुलझा हुआ सा रास्ता निकाला अंगूर से किशमिश बनाने का। हमारा जो एरिया है वो कम से कम पानी वाला एरिया है और बाकी फसलों के हिसाब से अंगूर कम से कम पानी में ज़्यादा नफ़ा देने वाला फसल है। कि पहले हम अंगूर इंडिया के लोकल मार्केट में सप्लाई करते थे, तो उसमें इतनी असुविधाएं थी क्योंकि ये पेड़ के निकालने के बाद 2-3 दिन तक ही अच्छी रह सकती है। तो जब हम इसको निकाल कर ऑल ओवर इंडिया ले जाते थे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, जम्मू, तो वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ के जो व्यापारी थे वो इसका फ़ायदा उठा के, क्योंकि उस समय स्टोरेज नहीं थे, तो वहाँ जाने के बाद एक ख़राब होने वाली फसल कम से कम दाम में हमसे ले लेते थे। तो इससे हमें इतनी असुविधाएं होने लगी और हमारा बहुत सारा नुकसान होने लगा। तो इसलिए हमने फिर उसकी बेदाने बनाने का निश्चय लिया। बेदाना बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी यहाँ पे चलती है हमारे यहाँ थॉमसन, टू ए क्लोन, सोनाक्का और मानिक चमन। इसीलिए महाराष्ट्र के ज्यादातर अंगूर की खेती से जुड़े किसान उन किस्मों का चयन कर रहे हैं जिनसे अच्छी क्वालिटी की किशमिश बनाई जा सके। प्रदीप जी बताते हैं कि वो थॉमसन सीडलेस, ताशे गणेश और सोनाका किस्मों को अपने खेतों में लगाते हैं। महाराष्ट्र के सांगली और सोलापुर जिलों में किशमिश के लिए ही अंगूर की खेती की जाती है। भारत में किशमिश बनाने की ऑस्ट्रेलियाई विधि प्रचलित है, जिसमें अंगूर के गुच्छों को शेड के अंदर रैक में सुखाने से पहले एथिल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ औपचारित किया जाता है, जबकि सामान्य तरीके से 4 किलोग्राम अंगूरों से करीब 1 किलोग्राम तक किशमिश बन जाती है। किशमिश बनाने के लिए किसान अंगूरों को 3 से 4 हफ्ते छांव में सुखाते हैं। इसके बाद जब नमी 75% से घटकर 15% रह जाती है तो उन्हें धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद गर्म हवा
सुखावक मशीन व लेजर तकनीक से किशमिश जल्दी, ज्यादा व उम्दा क्वालिटी की बनती है। किशमिश सुनहरी, हरी, पीली व भूरे रंग की होती है। किशमिश का रंग अंगूरों की किस्मों, तापमान व सुखाने के तरीके पर निर्भर करता है। गुणवत्ता के आधार पर किसान इनकी छटाई करते हैं और फिर कोल्ड स्टोरेज में भंडारित कर देते हैं। बाजार में जब किशमिश का भाव अच्छा मिलता है तब किसान इन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। किशमिश बनाने के बाद साल 1.5 साल रख सकते थे स्टोरेज में, और उसके बाद जब भाव अच्छा हो तब बेच सकते थे। इससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर गई और उसमें हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने लगा। अब बेदाना बनाने के लिए अंगूर काटने के बाद उसे सुखाने के लिए रैक पर डालते हैं 15 दिन के लिए। उसके बाद नीटिंग करते हैं। नीटिंग के बाद 10 किलो या 15 किलो का पैकिंग रहता है। पैकिंग के बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज में से जब भाव अच्छा हो तब उसे मार्केट में बेचते हैं। इस क्षेत्र में नए किसान या प्रोसेसिंग में कदम रखने वाले युवा किसान किशमिश बनाने या प्रशिक्षण लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान से भी ट्रेनिंग ली जा सकती है। मैं पिछले 6 साल से अंगूर की खेती कर रहा हूँ। खेती शुरू करने के बाद मैंने पहले 2 साल मार्केटिंग किया था, लेकिन मार्केटिंग में मुझे ये अनुभव आया कि मार्केटिंग में जब हमारी फसल कटती है तो फसल कटने के बाद अंगूर को 1 या 2 दिन में ही सेल करना पड़ता है, तो हमें अच्छा दर नहीं मिलता है, तो इस अच्छा हम लॉस में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने अंगूर का किशमिश बनाने की ओर ध्यान दिया और उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव आया कि जब किशमिश तैयार हो जाता है तो उसे सेल करने के लिए मतलब हम स्टोरेज में रख सकते हैं, और वो हम चाहे तो किशमिश तैयार होने के बाद साल 1.5 साल के बाद भी बेच सकते हैं। बदलती आहार की शैली में प्रोसेसिंग फूड में किशमिश, अंजीर, सेब जैसे फलों का उपयोग बढ़ा है। इस बदलाव ने किसानों के सामने कई विकल्प भी खोल दिए हैं। तो देखा आपने कैसे अब हमारे जो किसान हैं अंगूर की खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके प्रसंस्करण की तरफ यानी अंगूर से किशमिश का उत्पादन भी ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप भी अगर अंगूर की खेती करते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ने का ज़रूर सोचेंगे। फिलहाल हम भी यहाँ आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे पशुधन में जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके नवजात यानी उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी होगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है उसमें कई ऐसी सावधानियां हैं जो आपको ज़रूर बरतनी होगी जिससे आपके पशु की सेहत ठीक रहे और जो उनके बच्चे हैं वो भी अपने स्वास्थ्य जो है अपना ठीक रख सकें, जिसके ज़रिए हमारे पशुपालकों को मुनाफा हो सके। और अधिक जानकारी के लिए आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पशुपालन में उत्पादन भी बढ़ता रहे और पशुधन में इजाफा होता रहे, इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि मौसम में बदलाव के साथ पशुओं की बेहतर देखभाल करें।
साथ ही छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन इसकी तैयारी तब से ही कर लेनी चाहिए जब पशु गाभिन होता है, क्योंकि स्वस्थ पशु से ही स्वस्थ बच्चे की कामना रख सकते हैं। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि गाभिन पशु के आहार से लेकर उसके आवास में बेहतर प्रबंध करें और किन बातों पर बारीकी से ध्यान दें, जानते हैं विशेषज्ञ की राय से। आपकी आय के लिए, क्योंकि आय तभी आएगी जब आप बच्चे को बड़ा करके बाजार में बेचेंगे। अगर आप बच्चे को बड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे नहीं, बच्चा आपका बड़ा नहीं होगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आप उसको बेच भी नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे दाम मिलते हैं हम किसान भाई आपको इससे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जब भी आपकी गाय गाभिन हो जाए तो उसका पूरा ख्याल आप रखें, उसकी फीडिंग का ख्याल रखें, उसके सब दूसरी चीज़ों का ध्यान रखें कि उस गाय अगर बच्चा देगी तो स्वस्थ बच्चा दे, उसको संतुलित आहार खिलाएं। 6वें 7वें महीने के आसपास में आप उसे अच्छा कैल्शियम की खुराक भी दें। थोड़ा सा जो कंसंट्रेट आप खिला रहे हैं, यानी खल, चूरी, चोकर जो आप खिलाते हैं अपने पशु को, जिसको हम कंसंट्रेट कहते हैं, उसकी मात्रा भी आपको थोड़ी सी वृद्धि करनी होती है, क्योंकि पेट में एक बच्चा भी पल रहा है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है और वो दूध भी दे रही है। क्योंकि जो पशु है हमारा, बच्चा ब्याने से करीब 60 दिन पहले उसका दूध हम छोड़ते हैं, तो दूध भी पशु दे रहा है आपका और बच्चा भी उसके पेट में पल रहा है। तो आप उसके चारे पर, खाने पर बहुत ज़्यादा संतुलित आहार उसको दें, अच्छा कंसंट्रेट मिक्सचर दें। अब जब ब्याह गया है, बच्चा पैदा हो गया है, क्योंकि गाय आप जानते हैं कि 280 दिन में बच्चा देती है, भैंस आप जानते हैं 310 दिन में बच्चा देती है। तो जब ब्याह गई है तो आप ब्याने के समय बिल्कुल कैलकुलेट करके रखें कि कब आपकी गाय ब्याएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का प्रावधान करके रखें, आग जला करके रखें वहाँ पर कि जब आपकी गाय ब्याए तो उसे ठंड ना लग जाए, बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो ब्याते समय बच्चे को ठंड ना लगने दें। जैसे ही ब्याए, बच्चे के मुख को पूरी तरह से साफ़ करें, एक सूखे कपड़े से। मुंह को साफ़ करने के बाद में नाल जब आ जाती है तो नाल को 2 इंच छोड़कर एक साफ़ कैंची से, हाइजीनिक बहुत साफ़ हो, या उसको किसी चीज़ पर आप गरम कर लें और गरम करने के बाद उस कैंची से उस नाल को काट दें। 2 इंच छोड़ दें। आप पूरी काट देंगे नाल तो ठीक नहीं रहेगा, थोड़ी सी छोड़ दें और उसमें बीटाडिन का घोल लगाएं काटने के बाद में, जिससे कि थोड़ा उस जगह पर कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। आपने ये सब कर लिया और जब ये सब करने के बाद में आप उस काफ का बहुत अच्छा ध्यान रखें, साफ़ सफाई पर रखें और कोलेस्ट्रम जरूर पिलाएं, यानी गाय का जो पहला दूध है उसे जरूर पिलाएं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे खीस देना बेहद जरूरी होता है। इससे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। साथ ही जन्म के 20 दिन बाद बच्चे को पेट के कीड़े की दवा देनी चाहिए। दूध कब तक दें, कितना दें और ठोस आहार कब से देना शुरू करें, जानते हैं विशेषज्ञ से। जब आपका 30 दिन या 20 दिन का बच्चा वो हो जाए तो उसे पहली खुराक कीड़े की दें, क्योंकि एस्केरेसिस बहुत ज़्यादा होता है। एस्केरिस नाम का एक कीड़ा उनके पेट में होता है, तो उससे पशुओं की काफ की, छोटे बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। तो वो भी आप पाइपराजिन साइट्रेट एक दवाई आती है, 10 ml या से 20 ml के बीच में आप उसको पिला सकते हैं अपने छोटे काफ को। उसके बाद में आप ध्यान रखें कि उसको निमोनिया ना हो पाए, क्योंकि काफ में निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में, गाय भैंसों के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उससे भी आपको बचाना होगा। ठंड से आपको बचाना होगा। कोलेस्ट्रम की फीडिंग आपको, जितने दिन आपकी गाय कोलेस्ट्रम दे रही है, कोलेस्ट्रम मतलब पहला दूध जिसको हम बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रम जो दे रही है 7 से 8 दिन तक हमारी गाय और भैंसें कोलेस्ट्रम देती हैं, तो कोलेस्ट्रम भी ज़रूर पिलाएं। आप बच्चे को जब पवासने के लिए दूध छोड़ते हैं तो बच्चे को अच्छी मात्रा में दूध दें। पवासने के लिए तो दूध छोड़े बच्चा, वहाँ पे दूध एक बार पी लेगा। साथ में जब दूध आप थोड़ा निकाल लें तो 1 थन या 2 थन का दूध अपने बच्चे को छोड़ दें। जिस हिसाब से आपकी गाय दूध देती है तो 1 से 2 लीटर उसको दूध रोजाना मिले। 3 महीने का बच्चा जब आपका हो जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा आप आहार खिलाते हैं, हम हरा चारा खिलाते हैं अपने बच्चे को। तो 90 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो आहार खाना शुरू अपने आप ही कर देता है, तो उससे वो थोड़ा सा हरा चारा, थोड़ा सा भूसा, थोड़ी सी दूसरी चीज़ें आप डालें, पैलेटेबल डालें शुरुआत में, जिससे वो धीरे धीरे खाना शुरू कर दे और धीरे धीरे आपका जो छोटा बच्चा है चारा खाना शुरू कर देता है। उसे देखिए, आपको जो संतुलित आहार है उसे भी बच्चे को भी देना होगा। जब वो 6 महीने के आसपास में हो जाएगा तो संतुलित आहार आप देंगे, और जब वो
थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि 1.5 से 2 साल 2.5 साल के बीच में पशु पूरा वयस्क हो जाता है, और वयस्क होने के बाद में उसे आप कृत्रिम गर्भाधान कराएं, वो अच्छी गाय आपकी बन जाएगी। इस तरह देखा जाए तो ये छोटे बच्चे डेयरी व्यवसाय में विकास की भूमिका सुनिश्चित करते हैं। इनके बेहतर स्वास्थ्य से ही पशुधन में इजाफा होना संभव होता है। साथ ही इस नई पीढ़ी से भरपूर उत्पादन मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो देखा आपने दुधारू पशुओं की देखरेख या उनके अगर रखरखाव की बात की जाए कितना जरूरी और कैसे आप उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। तो जाना आपने पशुपालक कैलेंडर में कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं और इसके जरिए भी अपनी लागत को कम कर सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की और आपकी मुलाकात कराएंगे हरियाणा के एक सफल किसान से। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात कर लेते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। जी हाँ, लगातार हम आपकी मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी एक ऐसे ही किसान हैं जिनके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के किसान हैं और इनका नाम है राम प्रताप शर्मा, जो ना सिर्फ अलग अलग फसलें हैं उनकी खेती करते हैं, वो भी जैविक रूप से, और कोशिश उनकी यही है कि जो भी वो खेती करें ना उसमें रसायन का इस्तेमाल है वो किया जाए और ना ही जो दूसरी दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें, बल्कि कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से खेती कर सकें, जिससे ना सिर्फ उत्पादन अच्छा मिले, गुणवत्ता अच्छी मिले, बल्कि उनकी खेती के जरिए उनका मुनाफा भी बढ़ सके। आइए जान लेते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। परंपरा से हटकर काम करना थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन अगर सफलता मिल गई तो लोग आपकी मिसाल देते हैं। हरियाणा पानीपत के एक ऐसे ही किसान हैं राम प्रताप शर्मा जी, जो परंपरा से हटकर जैविक खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी हैं,
जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तुरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च और शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये उदाहरण उन किसानों के लिए सबसे अहम है जो कम जोत वाले हैं और आर्थिक रूप से कमजोर। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यही खेत से ही बिक जाती हैं। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है क्योंकि इनमें भरपूर पोषण छुपा हुआ होता है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी जिससे कि फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है। बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरे क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी गोबर की खाद, केंचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियाँ। मैं जैविक विधि से करता हूँ। सारा गोबर की खाद, केंचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम कर रहा हूँ। राम प्रताप जी जैविक खेती के लिए सभी पहलुओं पर विशेष देते हैं। वो अपने खेत में गोबर की खाद, केंचुआ खाद, जैविक कीटनाशक और ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती अपनाने से खेती के खर्च में कमी आती है। वहीं सीमित पानी में भरपूर उत्पादन लिया जा रहा है, साथ ही पैदावार में लगाकर ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियाँ। मैं जैविक विधि से करता हूँ। सारा गोबर की खाद, केंचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम कर रहा हूँ। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती हैं। इनके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने उन्हें खेती से बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इसके पहले भी इन्हें प्याज, आलू और मटर की खेती के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। कन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने रोहतक के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने अपना घरौंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरौंडा एक्सीलेंट सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बताया थे। आप किसान राम प्रताप जी की हिम्मत बताती है कि इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से अब हमारे किसान जो हैं वो रसायन मुक्त खेती पर आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ उत्पादन उन्हें अच्छा मिल सके बल्कि गुणवत्ता अच्छी मिले, जिससे हमारा स्वास्थ्य यानी जो सेहत है वो भी अच्छी बनी रहे। आपको बता दें अब आप ये सारी जानकारी जो है डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर ना सिर्फ ये सारी जानकारी बल्कि इससे पहले भी जो हमारे अंक प्रसारित किए गए हैं वो आप देख सकेंगे, जानकारी ले सकेंगे गाँव किसान के साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। फिलहाल के लिए आज गाँव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।